अब हम थोड़ा आते हैं संविधान सभा के सदस्यों के बारे में, उनके क्या विचार थे, अर्थात लोगों की इच्छा। नेहरू जी ने अपनी बातें रख दी। इतिहास के माध्यम से हम कुछ अन्य बातें देखते हैं, अपेक्षाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में, लालसा के रूप में, ललक के रूप में। लेकिन जो तत्कालीन व्यक्ति थे, तत्कालीन जो बुद्धिजीवी लोग थे, विचारक थे, इनकी क्या इच्छाएं थीं, इनके क्या विचार थे। तो चलिए अब उस पर चलें, लोगों की इच्छा। मैंने आपको बताया था पूर्व में कि संविधान सभा में अधिकतर कांग्रेसी थे। ऐसा तो पहली नज़र में लगता है। लगभग 82% कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हुए थे। लेकिन यद्यपि विचारधारा कांग्रेस की यदि हम बोलें कांग्रेसी थे, लेकिन अंदर ही इन सब के अलग अलग विचार थे, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला थी, एक छाते के रूप में थी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अंदर जो उसके सदस्य थे, उनके अपने विचारों में विरोधाभास था, विचारों में विरोध था, विचारों में टकराव भी था। और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी थे, समाजवादी भी थे, हिंदू विचारधारा के भी थे, कट्टर लोग भी थे, लेकिन सबका सम्मिश्रण था। इसी संविधान सभा में लोगों की इच्छा के तहत सबसे पहले हम बात करें सोमनाथ लाहिड़ी की, जो कम्युनिस्ट नेता थे। उनका विचार था कि संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रभाव दिखता है। अर्थात उनको ये भय था कि अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी संविधान भी चला जाएगा, पर जो संविधान सभा के सदस्यों को यदि हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये संविधान जो नया बनेगा, इस पर भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद का प्रभाव दिखाई देगा, जो उचित नहीं है। स्वतंत्रता नहीं दिखाई देगी, एक स्वतंत्र निर्णय नहीं दिखाई देगा। संविधान की चर्चाओं पर साम्राज्यवाद का प्रभाव दिखाई देगा, जो अच्छा नहीं है। यानी किसी तरीके से अंग्रेज जारी रहेंगे या अंग्रेजियत जारी रहेगी। इस शंका के मद्देनज़र उन्होंने सदस्यों एवं भारतीय जनों को स्वयं को साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होने का आग्रह किया, साम्राज्यवादी सोच से मुक्त होने का, साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था के हिस्सा रहने के परिणाम स्वरूप जो मानसिक सोच हो गई थी, उससे बाहर निकलने का आग्रह किया। हमें याद रखना चाहिए कि 1946-47 के शीतकाल, जब संविधान सभा में चर्चा का दौर चल रहा था, उस समय अंग्रेज भारत में ही थे। 46-47 में तो अंग्रेज भारत में ही थे। और संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया की आधिकारिक स्तर पर शुरुआत भी कैबिनेट मिशन के माध्यम से हुई थी, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। तो लाहिड़ी जी बार बार इस शंका को जाहिर कर रहे हैं, और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि अंग्रेज भी थे उस समय भारत में। अंग्रेज शासन से भारतीय नेताओं का जो मिलना जुलना था, मेल जोल था, आना जाना था, उससे ये भय था कि उनके विचारों का प्रभाव इन संविधान सभा के सदस्यों पर पड़ेगा, और इस प्रकार साम्राज्यवादी जो सोच है वो आगे जारी रहेगी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रशासनिक कार्यभार संभालने वाली अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। ये इंटरिम शब्द का अर्थ क्या है? इंटरिम मतलब फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। कब तक के लिए? वो कुछ समय कौन सा होगा? पहली सरकार गई और दूसरी सरकार के बनने, निर्वाचित होने तक बीच का जो काल है वह इंटरिम काल कहलाता है, और उस काल की सरकार इंटरिम सरकार कहलाएगी, क्योंकि नई निर्वाचित सरकार तो अभी नहीं आई है। भारत जैसे ही स्वतंत्र होता है, अंग्रेज जाते हैं, अंग्रेज जब जाते हैं तो वो शासन किसको छोड़ के जाते हैं?
शासन हस्तांतरण की प्रक्रिया तो होगी ही पूरी, तो वो किसको हस्तांतरित करते हैं शासन? तो एक कुछ सदस्यों का एक ग्रुप बनाया जाता है जो सरकार का रूप लेती है, और ऐसी सरकार को अंतरिम सरकार कहते हैं। आप यदि अपनी कक्षा के दृश्य की बात करें तो कक्षा में आप अगली कक्षा में जाते हैं वार्षिक परीक्षा के बाद, और अगली कक्षा में जाते हैं तो आपके लिए कक्षा अध्यक्ष का चुनाव होना है। वह चुनाव 10 दिन बाद होगा। तो पहले दिन से 9वें दिन तक जो कक्षा चल रही है, उस समय कक्षा का कप्तान कौन रहेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा? तो ऐसी व्यवस्था की जाती है कि या तो हम में से जो सबसे होशियार है, जो पहला आया, उसे अध्यक्ष बना दिया, और या पिछले साल जो इसी कक्षा में कप्तान था, हमारी कक्षा में, उसको अध्यक्ष बना दिया। फिर 10 दिन तक वो बच्चा अध्यक्षता करता है, कक्षा की कप्तानी करता है, और 10वें दिन जब वास्तव में चुनाव होता है तब नया अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये 10 दिन के काल में जो तदर्भ तरीके से, अस्थायी तरीके से जो अध्यक्षता कर रहा है, वह अंतरिम अध्यक्ष कहलाएगा। अब आप समझ गए अंतरिम का अर्थ क्या है? तो ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी थी, वह भी वाइसरॉय के मातहत थी, क्योंकि वाइसरॉय भी भारत में था। अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी छाया तो देश के नेताओं, प्रतिनिधियों, समाज पर पड़ ही रही थी। वाइसरॉय शब्द, आप सोचते होंगे कि माउंटबेटन को लोग गवर्नर जनरल बोलते हैं, यहाँ कुछ लोग वाइसरॉय बोलते हैं, आखिर वो थे क्या? इस बात को आप थोड़ा समझ लें कि जो भारत में 1857 के पहले की क्रांति जब हुई, 1857 की क्रांति, सो उस क्रांति के पहले अंग्रेज लोग हर प्रांत में गवर्नर बैठाए थे, अपना प्रतिनिधि, मुखिया, और उसको वो गवर्नर कहते थे। और इन सब गवर्नरों के बीच से एक को उन्होंने गवर्नर जनरल घोषित किया था। आप समझ गए? प्रांतों के, अंग्रेजी प्रांत आप देख रहे हैं ये नक्शे में, 1857 के ठीक पूर्व इन हर प्रांत में एक एक गवर्नर होता था, जो प्रतिनिधि होता था। अब ये गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहत उस समय कार्य करते थे। जब 1857 में अंग्रेजी सत्ता आई तो एक परिवर्तन आया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, इन गवर्नरों के ऊपर एक गवर्नर जनरल भी नियुक्त किया था, जो सभी गवर्नरों का मुखिया होता था। तो इस प्रकार वो व्यक्ति क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल। गवर्नरों के ऊपर गवर्नर जनरल। अब जब 1857 में अंग्रेजी सत्ता संसद को चली गई, ब्रिटिश क्राउन के मातहत आ गई, लंदन के अंतर्गत जब भारत की सरकार आ गई, तो लंदन में ब्रिटिश क्राउन का एक प्रतिनिधि भारत में रखना जरूरी हो गया। ब्रिटिश क्राउन से अर्थात ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी, जो इंग्लैंड के सबसे ऊंची सत्ता थी, उसका प्रतिनिधि भारत में रहना जरूरी हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल को ही अपना प्रतिनिधि बना दिया, और इस प्रकार गवर्नर जनरल 2 पदों को देखने लगा एक साथ। एक तो वो गवर्नर जनरल, जिसके तहत वो गवर्नरों का मुखिया बना रहा, और दूसरा अंग्रेजों का प्रतिनिधि। अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में उसका टाइटल था वाइस रॉय। रॉय बना है रॉयल से, रॉयल मतलब ब्रिटिश किंग या क्वीन, और वाइस माने असिस्टेंट, असिस्टेंट टू द ब्रिटिश किंग और क्वीन। इस प्रकार एक ही व्यक्ति गवर्नर जनरल कम वाइस रॉय रहा। अब आप समझ गए, एक ही व्यक्ति 2 पद लेके चलता रहा। गवर्नर जनरल के रूप में वो भारत में सभी गवर्नरों को देखता था, और वाइस रॉय के रूप में वो अंग्रेजी सत्ता
का प्रतिनिधित्व करता था, उनके आदेशों को आगे गवर्नरों तक बढ़ाता था। तो लॉर्ड माउंटबेटन भी गवर्नर जनरल और वाइस रॉय थे दोनों। तो अब ये कन्फ्यूजन अब आपको नहीं होना चाहिए, वह दो पद एक साथ देखते थे। तो रही बात माउंटबेटन आदि की, ये लोग तो 15 अगस्त 47 तक थे, तो इनकी छत्र छाया, इनकी छाया तो पड़ती रही होगी। ब्रिटिश सरकार के निर्देश भी इस वाइस रॉय के माध्यम से भारत की अंतरिम सरकार को आते रहते थे। अर्थात संविधान सभा अभी भी, उसके सदस्य अभी भी अंग्रेजी विचारों से प्रभावित तो होते रहे होंगे, ऐसा लाहिड़ी का कहना था। लाहिड़ी का कहना था कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित विधानसभा, संविधान सभा, ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित क्यों कही जा रही है? क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा की स्थापना हुई थी, और कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसमें तीनों जो थे अंग्रेज थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, तीनों ही तो अंग्रेज थे। तो इस सभा में अंग्रेजों की योजना को साकार करने का भय है, ऐसा लाहिड़ी का कहना था कि अंग्रेज अभी भी कुछ चाल चल रहे हैं और संविधान सभा के माध्यम से अब वे अपनी सत्ता को परोक्ष रूप से शायद फिर बढ़ाना चाहते हैं। तो इस प्रकार लाहिड़ी का ये भय था कि अंग्रेजों द्वारा नियमित इस संविधान सभा में अंग्रेजों की योजना को साकार करने का प्रभाव दिखता है। जवाहरलाल नेहरू भी ये बात को समझते थे कि अधिकांश राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते हैं। उनको मालूम था, नेहरू को, कि लाहिड़ी की बात में कुछ दम तो है, और सच्चाई तो ये है कि बहुत से सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि संविधान सभा का रूप दूसरा होना चाहिए। इसका मुख्य कारण था कि मौजूदा संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुआ था। साथ ही ये भी शंका थी कि सरकार द्वारा जो कुछ शर्तें संविधान सभा की कार्यप्रणाली को संचालित करने के लिए लगाई गई हैं, उसके पीछे भी ये ब्रिटिश साम्यवादी हित छुपा हुआ है। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि इस तरह की कुछ शर्तें लगाई जाएं? इस स्थिति पर अपनी बात रखते हुए, इन शंकाओं पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए पंडित नेहरू कहते हैं, किंतु आपको उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, किंतु आपको उन स्रोतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। अर्थात उनका कहना था कि भले ही स्थापना का आदेश या स्थापना की सूचना या स्थापना की प्रक्रिया कैबिनेट मिशन के माध्यम से हो, अंग्रेज़ों के माध्यम से हो, लेकिन अंततः हम में जो इनर स्ट्रेंथ है, हमारे को जो असली ताकत आ रही है, वो कहाँ से? हमारी अपनी जनता से। इस सभा को जो शक्ति मिल रही है वो अंग्रेजी आदेश से नहीं, इस सभा को जो शक्ति मिल रही है वो भारतीय समाज से, भारतीय जनता की इच्छा इसमें दिख रही है। सरकारें कागजों से नहीं चलती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। और इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य, बैठे हुए सदस्य, जो कार्य वो यहाँ करेंगे वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है। तो आपकी असली ताकत जनता से है। ये छोटे मोटे मुद्दे कि इसमें साम्राज्यवाद की बू आ रही है, इसमें अंग्रेजी छत्र छाया के अंतर्गत कार्य करने की अनुभूति हो रही है, आदि आदि सबको भूल जाइए। यानी नेहरू का जो हृदय था बड़ा विशाल था, बहुत उदार था, बहुत विनम्र था, और इसीलिए इन बातों को वो अपनी प्रस्तावना में और प्रस्ताव देते समय और उसके बाद के विचारों में व्यक्त करते हुए स्पष्ट करते हैं कि इन सब से ऊपर उठो, इन संकीर्ण सोच से ऊपर उठते हुए सोचो कि आज जो आप संविधान सभा के सदस्य के रूप में यहाँ बैठे हैं, तो उसकी ताकत आपको कहाँ से मिल रही है? आपकी अपनी स्वयं की जनता से। और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें वहाँ जाने देना चाहेंगे।
यानी संविधान सभा के डिस्कशन होगा, कानूनों का जो निर्माण होगा, निर्णय होगा, उसमें हम उतना ही चलेंगे जितना हमारी जनता हमको साथ दे रही है, जितना कि हमारी जनता हमारी बात को स्वीकार कर रही है। अर्थात जनता के विचारों का मात्र हम प्रतिबिंब ही तो रहेंगे। उन्होंने बड़ा साफ कहा कि जनता हमारी ताकत है, हमारे पास तो जनता की ताकत है। उनका अटूट विश्वास था लोकतंत्र में, इस बात से स्पष्ट होता है। और इनका ये कहना कि सरकारें कागज में नहीं बनती बल्कि जनता के इच्छा की अभिव्यक्ति है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ इसलिए नहीं जुटे हैं कि हमें अंग्रेज सरकार ने इकट्ठा किया है, हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि जनता ऐसा चाहती है। हमारे पास जनता की ताकत है और चूँकि हम जनता की ताकत के बल पर यहाँ हैं, हम उतना ही चलेंगे जितना जनता हमसे चाहेगी, फिर वे चाहे किसी भी समूह अथवा पार्टी अथवा ग्रुप से संबंधित क्यों न हो। इसलिए हमें भारतीय जनता की आकांक्षाओं एवं भावनाओं को अपने जेहन में सदैव रखना होगा और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना होगा। अपने इस संबोधन भाषण में वे इस बात की बार बार लोगों को समझाई देते हैं कि अपने अंदर भारतीय जनता की आकांक्षाओं की सोच लगातार बनाए रखो, भारतीय जनता की भावनाओं की सदैव इज्जत करते हुए इस संसद के अंदर, इस सभा के अंदर बयानबाजी करें। इस सभा के अंदर जो भी विचार विमर्श होगा वह आपका अपना विचार ना हो करके भारतीय जनता के विचार के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा वे सदस्यों को बारंबार चेता रहे थे। वास्तव में संविधान सभा को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक तरीके से साधन माना जा रहा था। ये समझने की बात है, उल्लेखनीय है कि भारत में 19वीं शताब्दी से लोकतंत्र, समानता, न्याय, ऐसे जो आदर्श हैं, ऐसे जो विचार हैं, वो आ चुके थे। इसके साथ ही 19वीं शताब्दी के काल में बहुत सारे सामाजिक संघर्ष भी हुए थे। उन सामाजिक संघर्षों की यदि बात करें तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, दयानंद सरस्वती के प्रयास और केशव चंद्र सेन आदि आदि लोगों के सबके प्रयासों का जिक्र होता है। और इन सब सामाजिक चुनौतियों को स्वीकार करने और उस पर प्रहार करने की बात को हम सदैव अपने जेहन में रखें, अन्य मूल्यों के अलावा। अन्य मूल्य से अर्थ है लोकतंत्र, स्वाधीनता, स्वतंत्रता आदि आदि, जिसे हमने 19वीं शताब्दी के काल में बारंबार पढ़ा, सुना, देखा, समझा। 19वीं शताब्दी में बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करने वाले समाज सुधारक सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह की बात, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ये जो श्रृंखला है तत्कालीन समाज सुधारकों की, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी सावित्री फुले और उसके साथ केशव चंद्र सेन आदि आदि, बड़े बहुत सारे नाम हैं। दक्षिण भारत में भी ऐसे कई लोग हुए जिन्हें आप देख सकते हैं। और इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह का उन्मूलन, विधवा विवाह के लिए समाज में व्यवस्था लाना, सती प्रथा के बंद होने का प्रयास, जाति प्रथा को कमज़ोर करने की कोशिश, इन सब ने ये सतत रूप से की। और ऐसा करते हुए लोग क्या कर रहे थे? इन सब बुराइयों की जिसका मैंने जिक्र किया है, इन बुराइयों को यदि एक शब्द में कहा जाए तो वो होता है सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय। ये लोग सब सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे और इस प्रकार सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बंधुत्व,
ये सब एक दूसरे से गहन रूप से जुड़े हुए थे। हिंदू धर्म के स्वरूप को परिष्कृत करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने भी कुछ अभियान किए थे। हिंदू धर्म की बुराइयों को हटाने, उसे परिष्कृत करने के लिए स्वामी विवेकानंद, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान धर्मों को और अधिक न्याय संगत बनाने का ही तो प्रयास था। 1893-94 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन होता है, वहाँ स्वामी विवेकानंद जब उस विश्व मंच से विश्व के महान लोगों के, संतों के सामने, विचारकों के सामने अपनी बात रखते हैं भाइयों और बहनों शब्द के संबोधन के साथ, तो पूरा विश्व अवाक हो जाता है। आखिर वहाँ तक स्वामी विवेकानंद जी कैसे पहुँचे? वहाँ तक पहुँचने के पहले उनकी बड़ी लंबी चौड़ी नींव उन्होंने डाली, और वो नींव का आधार था समाज सुधार, जिसमें उन्होंने धर्मों की समानता, विविधता और समानता, धर्मों की एकरूपता की बात की और धर्मों की बुराइयों को तिलांजलि देने का अनुरोध किया। उनके जो भी अभियान थे वो धर्मों को और न्याय संगत और अधिक न्याय संगत बनाने का ही तो प्रयास थे। ज्योतिबा फुले, जिसका मैंने जिक्र किया है महाराष्ट्र में, ये निम्न जाति की स्थिति को उन्नत करने का तो प्रयास कर रहे थे शिक्षा के माध्यम से। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, उसने पहला लड़कियों का स्कूल महाराष्ट्र में खोला था। उस काल में 1870-73 के आसपास लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की बात एक बहुत क्रांतिकारी बात है। आपको समझना होगा कि मैं जिस काल की बात कर रहा हूँ वह आज से 150 वर्ष पुरानी बात है। आज भी कई क्षेत्रों में, इंटीरियर में लड़कियों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना उतना सरल नहीं है। विश्व में आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ लड़कियों के लिए कि शिक्षा मनाही है। अफ़गानिस्तान, दूर क्यों जाए हम, अफ़गानिस्तान जो भारत से निकट है, वहाँ की जो वर्तमान सत्ता है वो लड़कियों की शिक्षा के सख्त खिलाफ है। ऐसी स्थितियों में, ऐसी विषम स्थितियों में जब अंग्रेजी सत्ता पूरी हावी थी, उनका भी दमन चल रहा था, लड़कियों के लिए शिक्षा के नाम से स्कूल खोलने की बात सावित्रीबाई फुले द्वारा बहुत बड़ी बात थी। कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने जो मजदूरों के लिए प्रयास किया, किसानों की एकता के लिए प्रयास किया, ये सब कुछ नहीं थे बल्कि आर्थिक और न्यायिक, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के ही प्रयास थे। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक दमनकारी और अवैध सरकार के विरुद्ध संघर्ष तो था ही। मैं पुनः दोहरा दूं, इस पूरी बात से तात्पर्य यह है कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संघर्ष है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो संघर्ष है, इसको हम दो रूपों में देखते हैं। एक तो रूप है जिसमें दमनकारी और अवैध विदेशी सरकार के खिलाफ संघर्ष, और दूसरा लोकतंत्र और न्याय, नागरिकों के अधिकार और समानता देने का भी संघर्ष है। राष्ट्रीय आंदोलन दो दिशाओं में चलता है, या उसके दो आयाम होते हैं। दो दिशाएं तो नहीं कहना चाहिए, दो आयाम हैं। एक समाज सुधार और दूसरा स्वतंत्रता, अंग्रेजों से स्वतंत्रता। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ती है, अब ये दूसरा मुद्दा आया। एक सच्चा लोकतंत्र वो है जो वास्तव में समाज का सही प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा नहीं कि समाज के कुछ तबके के लोग ही वहाँ की शासन व्यवस्था में जमे हुए हों और वो लोकतंत्र कहलाए। वो सच्चा लोकतंत्र नहीं है। अमेरिका में तो जो काले लोग कहलाते हैं, ब्लैक्स, उन्हें तो मत देने का अधिकार भी
इस शताब्दी 19वीं शताब्दी के अंत तक मिला है या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उनको मिला। तो अब यहां पर लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व की बात आती है। भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जब हमारे आंदोलनकारी अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग कर रहे थे या अंग्रेजी सत्ता के दमन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो ऐसा करते हुए उसकी शुरुआत वे लोग बढ़े हुए प्रतिनिधित्व से करते हैं। 1900 के पहले के 2 दशक यानी 1870-80 से भारतीयों ने यदि स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी थी तो उसके कुछ अन्य कारण थे, जिस पर आप राष्ट्रीय आंदोलन के अध्याय में विस्तार से समझ सकते हैं। प्रारंभ में भारतीय आंदोलनकारियों ने स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी थी, उन्होंने केवल प्रतिनिधित्व मांगा था कि हमें जो स्थानीय संस्थाएं हैं उसमें हमें भी शामिल करो भाई, हमें भी शासन व्यवस्था में कुछ हिस्सा दो, कुछ पद दो, सरकार चलाने की प्रक्रिया में हमें भी जोड़ो, ताकि उससे हम शासन चलाना सीखेंगे और साथ ही हम शासन का हिस्सा बनेंगे। आप हम पे शासन कर रहे हो और हम लोग शासन में कहीं नहीं हो, ये गलत है। तो ये जो प्रतिनिधित्व की मांग 1880-90 से बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी बड़ा रूप लेती है और अंत में स्वतंत्रता की मांग पर जाकर वो समाप्त होती है। इसकी बात यदि हम करें तो प्रतिनिधित्व की मांग जैसे जैसे बढ़ती है, अंग्रेज लोग चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक सुधार करते जाते हैं, यानी प्रतिनिधित्व भारतीयों का बढ़ाते जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। दबाव जितना होगा, जितना आंदोलन होगा, उसके अनुरूप कुछ प्रतिनिधित्व भारतीयों का कुछ संवैधानिक संस्थाओं में बढ़ा दिया जाता था। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म पास होता है। मिंटो मॉर्ले, जिसमें मिंटो भारत के वाइसरॉय थे और मॉर्ले जो थे वो अंग्रेजी सरकार में भारत के सचिव थे, उनके नाम से मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय थे और मॉन्टेग्यू अंग्रेजी सत्ता के भारत के सचिव थे, उनके नाम से ये रिफॉर्म बना। ये कानून थे जो रिफॉर्म्स कहलाए, रिफॉर्म्स। तो 1919 के कानून मिंटो मॉर्ले और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और उसके बाद 1935 में भारत अधिनियम पास हुआ। ये जो 3 कानून बने 9, 19 और 35, इसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ अच्छे खासे परिवर्तन किए गए थे। भारतीयों की प्रतिनिधित्वता इसमें निश्चित रूप से बढ़ाई गई थी। 1919 के भारत अधिनियम, जिसे मैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से आपको बताया हूँ, इसमें कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। मैं पुनः दोहरा दूं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, उसे विधायिका यानी लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। यहां पर एक बात मैं और करना चाहूंगा। यदि मैं कहता हूं सरकार, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से मेरा तात्पर्य क्या है? गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। कल्पना करिए, एक वाक्य में बोलता हूं, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है मतलब क्या? प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, या राष्ट्रपति अच्छा काम कर रहे हैं, या संसद अच्छा काम कर रही है, या न्यायालय अच्छा काम कर रहा है, या पुलिस अच्छा काम, कौन? या ये सब लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं?
कई बार हम देखते हैं कि हम कहते हैं गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन दूसरे स्तर पर बड़ी खराबियां हैं। क्या मायने हैं? दूसरे शब्दों में मैं आपको कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का अर्थ जाने। गवर्नमेंट जब हम बोलते हैं सरकार, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, अवयव अलग अलग, ऐसे ही सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, जिसे विधायिका कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा जुडिशियरी, जिसे न्यायपालिका कहते हैं। मैं दोहरा दूं, लेजिस्लेचर विधायिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, बस। और लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, ठीक। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का काम होता है इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, ठीक। लागू करने का काम, कानून बनाने का काम, कानून लागू करने का काम। और तीसरा है न्यायपालिका, जिसका काम है बनाए गए और लागू किए गए कानून की औचित्यता, उस पर न्याय देना। न्याय का काम करती है लेजिस्लेचर। कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की संस्था क्या है? संसद। वर्तमान में संसद कानून बनाती है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, कानून लागू कौन करता है? कानून लागू करता है प्रधानमंत्री और उसके अंतर्गत आने वाले सभी मंत्री। इन पर दारोमदार होता है कानून को लागू करने का। आप समझ गए? कानून को लागू करने का दारोमदार कार्यपालिका पर होता है, विभिन्न विभागों के मंत्रियों पर होता है। और ये मंत्री अपने अंतर्गत आने वाले सारे आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, पुलिस ऑफिसर के माध्यम से और अन्य अधिकारियों के माध्यम से देश चलाते हैं, कार्यपालिका। और न्यायपालिका को किससे दर्शाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से। तो संसद, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार, और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। इसमें एक चीज बस अंतिम बिंदु इस बात पर और बता दूं, यहाँ जो इस बीच में जो कार्यपालिका की जो सरकार है, ये सरकार और इसमें क्या संबंध है? सरकार में रहने के लिए जरूरी है कि आपको संसद का सदस्य होना होगा, ठीक। संसद का सदस्य होने पर ही आप सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। और सरकार से तात्पर्य यहाँ पर मेरा दिल्ली में केंद्र में बैठी सरकार है या राजधानियों में बैठी सरकार है, उनके मातहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की नहीं। सरकारी कर्मचारी किसी भी हिस्से का अंग नहीं होते, किसी भी अंग का हिस्सा नहीं होते। तो ये तो बात हुई। तो ये इन दोनों में संबंध है कि सरकार में जो आप हैं वो अपने आप पहले संसद में हैं। संसद सदस्य ही सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ तक तो ये बात स्पष्ट। तो ये दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। और न्यायालय स्वतंत्र है, उसका किसी से भी संबंध नहीं है। इसीलिए न्यायालय को कहते हैं स्वतंत्र न्यायालय, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो इस बात की का जिक्र करना चाह रहा था कि कार्यपालिका जो है उसे विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। अर्थात सरकार के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ, प्रधानमंत्री और मंत्री, वो लोग संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। और उत्तरदायी होने का अर्थ जवाबदेह होंगे, अकाउंटेबल होंगे। गलत किया तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये पहली बार भारत के संविधान में, भारत के अंग्रेजी काल में संवैधानिक प्रावधान किया गया 1919 में। उन्हें पारित किए जाने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई
प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1909, 1919 और 35 के अधिनियमों को औपनिवेशिक सरकारों ने लागू किया था। किसने लागू किया था? औपनिवेश, यानी साम्राज्यवादी सरकार ने, जो उपनिवेश, भारत को उपनिवेश मानती थी, और इसलिए वह सरकार जो भारत को उपनिवेश के रूप में चला रही है वो कहलाएगी औपनिवेशिक सरकार। तो ये औपनिवेशिक सरकार ने ये प्रावधान किया था, इस बात को आप ख्याल रखें। और इनमें भारतीयों का कोई योगदान नहीं था, जिसमें ये बात कही गई थी कि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हमें यह भी याद रखना होगा कि 1935 का जो अधिनियम था उसके अनुसार निर्वाचित विधायिकाएं अंग्रेजी गवर्नरों के प्रति उत्तरदायी थी। 1919 में क्या प्रावधान था ये बता दिया। 1935 में यह प्रावधान का विधायिका जो है वो विधायिकाएं किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगी? गवर्नर के प्रति। हर प्रांतों में गवर्नर होते थे, मैंने बताया, और ये गवर्नर अंग्रेजी मूल के हुआ करते थे सामान्यतया, और अंग्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो इन अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजी पद के प्रति विधायिका अब उत्तरदायी होगी, अर्थात विधायिका के ऊपर कौन रहेगा? गवर्नर। कार्यपालिका के ऊपर कौन रहेगा? विधायिका। ऐसा प्रावधान किया गया था। ये बात कोई विडंबना नहीं थी, कोई अजूबा नहीं थी। स्वाभाविक था कि औपनिवेशिक सरकार चाहेगी कि भारत में उपनिवेश में सभी लोग उस अंतिम सत्ता के प्रति नतमस्तक हों जिसे गवर्नर या गवर्नर जनरल कहा जाता है। 1935 के अधिनियम के अनुसार विधायिकाएं अंग्रेजी गवर्नर या अंग्रेज नियुक्त गवर्नरों के मातहत आती थी, और इस समय तो वयस्क मताधिकार का भी प्रावधान नहीं था। वयस्क मताधिकार का प्रावधान नहीं था। वयस्क आबादी जो थी वो केवल 10-15% लोगों को ही इसमें मताधिकार दिया गया। कुछ ऐसी शर्तें लाई गई जिसके तहत वयस्कों में मात्र 10-15% लोगों को ही मत का अधिकार था। सार्वभौम मताधिकार नहीं था, सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। किंतु 15 दिसंबर 1946 को नेहरू एवं संप्रभु भारतीय गणतंत्र के संविधान की कल्पना कुछ दूसरी ही थी। मैं यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा हूँ कि लोगों की इच्छा के खिलाफ कैसे औपनिवेशिक सरकार चल रही थी। यद्यपि आंदोलन के दबाव में वह प्रतिनिधित्व तो भारतीयों का बढ़ा रही थी, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक संस्थाएं हों, लेकिन अंततः ये सब किसके प्रति जवाबदेह थे? अंग्रेजों के प्रति। लेकिन 15 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक संप्रभु भारतीय गणराज्य की कल्पना की बात कर रहे हैं। और ये 15 दिसंबर तारीख यहाँ क्यों बोली गई? क्योंकि 13 दिसंबर को उन्होंने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के बाद प्रस्ताव पर बहस होती है। बहस का मतलब लोग अपने विचार रखते हैं प्रस्ताव के बिंदुओं को लेकर, जो 2 दिन चलती है, और लोगों के बिंदुओं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 तारीख को जवाब देते हैं। उस जवाब में उनका कहना था कि भारतीय गणराज्य की कल्पना के बारे में जो उन्होंने बात कही, वो उससे साफ दिखता है कि नेहरू जन आकांक्षाओं को सामने रखना चाहते थे। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि पहले के संवैधानिक परिवर्तन और 1946 के बाद के आगामी 3 वर्षों के परिवर्तन एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी, या वो घटनाएं जो हुई 46 से 50 के बीच में, वो स्वाभाविक रूप से एक ही तरह की प्रक्रिया नहीं थी।
मायने क्या हुआ मेरे इस कहने के? इसका अर्थ ये हुआ कि 46 के बाद की जो घटनाएं हैं, 46 के बाद जो संविधान सभा की बहस है, वहाँ जो आवाज़ उठ रही है, जिस तरीके से संविधान के निर्माण की बात चल रही है, उससे ये स्पष्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों में साम्राज्यवादी विचार का दबाव वैसा नहीं है जिसकी शंका सोमनाथ लाहिड़ी कर रहे थे। ये सदस्य जो हैं, ये स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख रहे थे। इसी का ही तो परिणाम था कि तुरंत लोकतांत्रिक, संवैधानिक, पूर्ण मताधिकार, पूर्ण मूल अधिकार, ऐसी बातें हो रही थी जो यदि अंग्रेज रहते या वास्तव में यदि अंग्रेजों के नियंत्रण में संविधान सभा रहती तो ये सब बातें कतई हो भी नहीं पाती। सोचने की तो बात होने की तो बात ही दूर, लोग सोच भी नहीं पाते ऐसे शब्द, ऐसे विचार। लेकिन चूंकि बदलते समय में अंग्रेजों का प्रभाव कम हो गया था, उस हद तक संविधान सभा के सदस्य बहुत स्वतंत्र थे। यद्यपि उसका निर्माण, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से हुआ, लेकिन निर्माण तक तो उनका प्रभाव रहा। लेकिन एक बार निर्माण हो गया, उसके बाद सदस्य मुखर हुए, स्वतंत्र हुए और उन्होंने ऐसे विचार रखे जो अंग्रेजी सत्ता के मातहत रहते हुए संभव नहीं था, अंग्रेजी उपनिवेशवाद के अंतर्गत संभव नहीं था। जनता की आवाज़ दिखती है इन सब बातों में साफ। तो इस बात को आप याद रखें कि इस पूरी घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि पहले के संवैधानिक परिवर्तन 1909, 1919, 1935 आदि के और 1946 के बाद की घटनाएं एक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं दिखती। पहली घटनाएं साम्राज्यवादी प्रक्रिया का हिस्सा दिखती हैं, दूसरी घटनाएं गैर साम्राज्यवादी प्रभाव का हिस्सा दिखती हैं। इस बिंदु को अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह कि लोगों की इच्छा कैसे परिलक्षित हो रही है और अंग्रेज़ों के रहते हुए भी, वाइसरॉय के भारत में रहते हुए भी संविधान सभा काफ़ी कुछ स्वतंत्र थी अपने विचारों में।